जो ट्रंप ईरान की सभ्यता निस्तो नाबूद करने की बात कर रहे थे, उनका मन अचानक बदला कैसे? कयामत के ठीक 90 मिनट पहले किसके फ़ोन ने खेल पलट दिया? अंदर की कहानी सुनिए। 6 अप्रैल 2026 की सुबह गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। ईस्टर का मौका था। वो व्हाइट हाउस में लोगों से मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। वहीं दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ गुस्से में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। भीड़ छटी। ट्रंप ने विटकॉफ से ईरान का अपडेट मांगा। विटकॉफ ने बताया कि ईरान ने जो 10 पॉइंट का काउंटर प्लान भेजा है वो एक डिज़ास्टर है। इस मीटिंग के होने के पहले ही ईरान ने अमेरिका का 15 सूत्री जो प्लान था उसे रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा मांगे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है ये एक्सेप्ट करना। फिर ऊपर से जब 10 पॉइंट का काउंटर प्लान भेजा गया ईरान ने, जब भेजा अमेरिका को, तो ट्रंप इससे बहुत आग बबूला हो गए और ट्रंप ने इसी गुस्से में ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी देते हुए पोस्ट किया, जिस पर पिछले 2 दिनों में हंगामा मचा था। इसके बाद सिलसिलेवार ट्वीट हुए, प्रेस टू अल्लाह, पाषाण युग में भेज देंगे, इस तरह की बातें हुई। कल रात तक ट्रंप की भाषा देखकर लग रहा था कि ईरान पर हमला तय है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। कैसे? यहाँ इस घटनाक्रम में एंट्री होती है जेडी वैंस की। ईरान का काउंटर प्लान आने की कुछ देर बाद ट्रंप के पास जेडी वैंस का फ़ोन आया। वो उस समय हंगरी में थे, विक्टर ओरबान के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे वो हंगरी। लेकिन ईरान के खिलाफ जंग इतना बड़ा मामला बन चुकी थी कि अमेरिकी प्रशासन के लगभग सभी अधिकारी, सभी नेता इस समस्या के समाधान में लगे हुए थे। टॉप प्रायोरिटी वाली समस्या थी ये। वहां से जेडी वैंस अपडेट ले रहे थे और ये अपडेट खाड़ी देशों को पहुंचाया जा रहा था। दूसरी तरफ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बार बार अमेरिकी अधिकारियों को फ़ोन कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है। उधर पाकिस्तान में आसिम मुनीर अमेरिकियों और ईरानियों से लगातार बात कर रहे थे। और फिर आई 7 अप्रैल की तारीख। अब तक पाकिस्तान को अमेरिका ने कह दिया था कि हम 15 दिनों का सीज़ फायर कबूल रहे हैं, बस मनाना था ईरानियों को। पाकिस्तान की बात विदेश मंत्री अब्बास अरागची से चल रही थी। अरागची लगातार IRGC के अधिकारियों को मना रहे थे, पर अंतिम फैसला तो लेना था सुप्रीम लीडर को। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफ़ा ख़ामेनेई, जो इस समय किसी अनजान जगह पर छिपे हुए हैं और सिर्फ चिट्ठियों के ज़रिए ही बात कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। सीज़ फायर की शर्तों वाली एक चिट्ठी उन तक पहुंचाई गई और फिर ईरान की तरफ से सीज़ फायर वाली बात कबूल ली गई। ट्रंप की डेडलाइन से करीब 90 मिनट पहले दुनिया को बता दिया गया कि कोई अनहोनी नहीं हो रही है, कोई कयामत नहीं आ रही है। ट्रंप ने हमले का मन बदल दिया है क्योंकि दोनों ही पार्टी सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गई हैं। जैसी ही ये जानकारी पब्लिश की गई, ट्रंप के पास उनके कट्टर सहयोगियों के फ़ोन आने लगे। वो ट्रंप को डील कैंसिल करने के लिए मना रहे थे, बोल रहे थे कि आप मत करो समझौता। लेकिन तीर अब तक कमान से निकल चुका था। सेना को पीछे हटने की हिदायत मिल चुकी थी, आदेश मिल चुके थे। तेहरान में जश्न शुरू हो चुका था। ईरान ने इसे अपनी जीत बताया, अमेरिका ने भी इसे अपनी जीत की तरह पेश किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान का जो 10 पॉइंट का पीस प्लान है वो व्यवहारिक है, इसे आधार बनाकर आगे बातचीत की जा सकती है। पॉजिटिव साइन था। आरागची ने कहा कि हम भी अमेरिका के 15 पॉइंट वाले बिंदु पर विचार करेंगे, पर हॉर्मुज अपनी शर्त पर ही खोलेंगे। उसका कंट्रोल हम अपने ही पास रखेंगे, टोल भी लेंगे और जहाज़ों को भी पार हम ही करवाएंगे, हमारी सेना ही करवाएंगी। ट्रंप के लिए हॉर्मुज का खुलना जीत का एक सबब बन गया था। दुनिया कहाँ इतनी डिटेल से मसला समझेगी, लेकिन ट्रंप दुनिया को बताने में कामयाब रहे कि हॉर्मुज खुल गया है, वो मैंने खुलवाया है, मेरी वजह से हॉर्मुज खुला है। ईरान बताने में कामयाब रहा कि हमारा 10 बिंदु का जो प्लान है वो अमेरिका को कबूल करना पड़ा हमारी कंडीशंस पर। 15 दिन का सीज़ फायर है। पहले राउंड की जो बातचीत है वो इस्लामाबाद में होगी। उसके बाद ही समझ आएगा कि किन पॉइंट्स पर जंग रुकी है और किन पॉइंट्स पर अभी और बात होना बाकी है। युद्ध विराम है तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, वही हो रहा है। पर लोगों में एक डर ये भी है कि कहीं बात बिगड़ी तो क्या जंग फिर से एक बार शुरू हो जाएगी? क्या वाकई ऐसा हो सकता है या जंग अब रुक गई है? आज के शो में इसी का पता लगाएंगे और साथ में जानेंगे कि ईरान के 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव में क्या है, अमेरिका के लिए इसे हजम करना कितना मुश्किल होगा और ईरान अमेरिका की कौन सी शर्त मान रहा है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो हुआ उसे देखकर लग रहा था कि कयामत आने ही वाली है।
क्या ईरान, क्या इसराइल, क्या अमेरिका और क्या मध्य पूर्व के देश, सारी दुनिया के लोगों में एक अजीब सी एंग्जाइटी थी, एक चिंता थी कि अगर ट्रंप ने कोई बड़ा हमला कर दिया तो ये विवाद इस रीजन से निकलकर और अधिक फैल सकता है। अब ट्रंप की धमकी ही कुछ ऐसी थी, एक पूरी सभ्यता के अंत की बात वो कर रहे थे और ट्रंप की सनक सब जानते हैं, इसलिए लोग चिंतित थे। ट्रंप की बयानबाजी की यूएन के महासचिव और पोप जैसी बड़ी हस्तियों ने कल ही निंदा कर दी थी। जिन्हें निंदा करना था उन्होंने किया, जिन्हें नहीं करना था वो चुप रहे, भाषणों में बिजी रहे। शाम हुई, रात हुई, टिक टिक घड़ी की सुई भी आगे बढ़ी। इस दौरान अमेरिकी मरीन यूएसएस त्रिपोली पर युद्ध अभ्यास भी कर रहे थे। लगा कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है। फिर कल ही रात को परमाणु हथियार ले जा सकने वाले अमेरिकी विमान B-52 की भी हलचल नोट की गई। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस से उस फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये सभी संकेत किसी बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे थे। अमेरिका तैयार था। ट्रंप की धमकी और अमेरिका की तैयारियों के चलते तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और शेयर मार्केट नीचे आ रहा था। दूसरी तरफ ईरान भी मुस्तैद था। उसने अपनी मिसाइल की दिशा मध्य पूर्व के उन देशों की ओर रखी थी जो उस युद्ध में अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उन देशों की तरफ जिनकी ज़मीन का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला बोला जा रहा है। ईरान ने साफ कहा था कि हमारी ब्रिजेस और पावर प्लांट्स पर अगर हमला हुआ तो हम भी खाड़ी देशों के ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड को निशाना बनाएंगे और ऐसा हमला करेंगे कि सालों तक ये देश गैस और तेल के लिए तरस जाएंगे। यानी दोनों तरफ से एक बड़ी अनहोनी के हालात बन ही गए थे। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में महज 90 मिनट बाकी थे कि तभी युद्ध के नगाड़ों के बीच एक सफ़ेद झंडा दिखाई दिया, मुर्गी की कुड़कुड़ाहट सुनाई दी। ये डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप के बारे में जो बात कही जाती है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट टाको, वो बात साबित हुई। जो धमकियां दी गई उसे वापस ले लिया गया। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला टाल दिया। कयामत आने के बस 90 मिनट पहले आसिम मुनीर ने ट्रंप को मना लिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का फैसला ले लिया है, इसलिए हमले रोके जा रहे हैं। वहीं ईरान ने कहा कि हमारी 10 सूत्री मांगों को मान लिया गया है, अमेरिका ने मान लिया है, इसलिए हम ये जंग रोक रहे हैं। आने वाले 10 अप्रैल को अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास आरागची और IRGC के कुछ कमांडर इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं ताकि समझौते पर आगे की बात हो। ट्रंप कह रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म पीस की तरफ कदम है, पर क्या नेतन्याहू ऐसा होने देंगे? दुनिया जानती है कि ये जंग नेतन्याहू की पहल पर शुरू हुई। उन्होंने ट्रंप को मनाया और फिर ईरान पर बमबारी शुरू की और फिर एक फ्रंट लेबनान में भी खोल दिया। हिजबुल्लाह के साथ वहाँ एक अलग से जंग चल रही है, ये बात राजदूत के दर्शक जानते हैं। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें साफ लिखा है कि जंग लेबनान में भी रोकी जानी तय हुई है। अमेरिकी भी इस बात के लिए राज़ी हुए हैं और यहाँ तक कि ईरान ने अमेरिका को जो 10 पॉइंट का प्लान पेश किया है उसमें भी एक बात ये लिखी गई है कि लेबनान में जंग रोकी जाएगी। पर नेतन्याहू ने कहा है कि वो ये जो हमले हो रहे हैं लेबनान पर उसको नहीं रोकने वाले हैं। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली पहले ही समझौते वाली बातचीत से साइडलाइन होने की वजह से असहज हैं। समझौते में उनसे राय नहीं ली जा रही है। इस रिपोर्ट में कितना दम है हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि जितनी इंटेंस जंग, जितनी दक्षता के साथ जो जंग ईरान में चल रही है उससे भी तीव्र जंग लेबनान में चल रही है, क्योंकि वह डेंस इलाका है, आबादी ज़्यादा है। लेबनान में इसराइली हमलों में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1,500 के पार पहुंच चुका है। पत्रकार और आम नागरिक निशाना बने हैं। 11 लाख लेबनानी अपना घर छोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में लेबनान एक बड़ा संकट बन सकता है। सितंबर 2024 में भी इसराइल ने लेबनान में इसी तरह का हमला किया था। उन हमलों में हसन नसरल्लाह समेत कई हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाया गया था। उस बरस भी 2700 से ज़्यादा लोग लेबनान में मारे गए थे। पिछली बार पश्चिम एशिया के देशों ने और पश्चिम के देशों ने भी इसराइल पर दबाव बनाया था, तो इसराइल झुक गया था और लेबनान से पीछे हट गया था। पर इस बार वो दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के पूरे मूड में लग रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक उसने कई गांवों पर कब्जा कर भी लिया है। IDF के अधिकारी ये बात जंग की शुरुआत से ही कह रहे थे कि सुरक्षा कारणों से हमें ऐसा करना पड़ सकता है, और अब ऐसा होता दिख रहा है। तो क्या ईरान पर हमला ना करने के लिए जो दबाव अमेरिका पर बनाया गया है वही दबाव क्या इसराइल पर बनाया जाएगा ताकि लेबनान पर हमले रुक सकें? ईरान वॉर के चलते लेबनान का मुद्दा ओवरशैडो हुआ है, जिस तरह गज़ा वॉर के चलते सूडान और यूक्रेन का हुआ था। हर जंग अपने आप में एक समस्या है और हर जंग में शांति का उतना ही महत्व है जितना किसी दूसरी जंग में होता है।
इसराइल लेबनान में हमले रोकेगा या नहीं, पक्का नहीं है। जो पक्का है वो ये है कि फ़िलहाल अमेरिका ने ईरान पर हमला रोकने का फ़ैसला किया है। ईरान की 10 बिंदुओं वाली शर्तों को भी एक्नॉलेज कर लिया गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए हम इसे बार बार बता रहे हैं। उसे आधार बनाकर बातचीत करने का भी वादा किया गया है, पर क्या गारंटी है इस बात की कि बात बन ही जाएगी? क्या नेतन्याहू ने जैसा गज़ा और लेबनान में किया, अस्थायी सीज़ फायर के नाम पर हमले जारी रखे, क्या ट्रंप ऐसा ही कुछ ईरान के साथ नहीं कर सकते? ये सवाल सीज़ फायर के पहले ही पूछा जा रहा था, पर ऐसा होने के चांस कम ही दिखाई देते हैं। क्यों? दो बड़ी वजह है इसकी। पहली ये कि ट्रंप ऑलरेडी इसे विक्ट्री की तरह पेश कर चुके हैं। ट्रंप खुद इस मुद्दे को लंबा खींचने के मूड में नहीं लगते हैं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, ईरान वाला मुद्दा गर्माता जा रहा है और जो ट्रंप की रेटिंग है वो लगातार गिर रही है। दूसरी वजह है ईरान का रिटेलिएशन। ट्रंप ने जब सभ्यता मिटाने वाली धमकी दी थी, तब उसके जवाब में आईआरजीसी ने कहा था कि हमला किया तो पलटवार जीसीसी पर होगा। आपके दोस्त सालों तक गैस और ऑयल के लिए तरस जाएंगे। यानी ईरानियों ने पलटवार का पूरा प्लान तैयार कर लिया था पहले से ही। अगर ऐसा होता तो बात हाथ से निकल सकती थी। क्रूड ऑयल का जो रेट है वो $200 पार पर बैरल हो सकता था, उसकी भी आशंका जानकार जता रहे थे। वैसे भी अमेरिका में तेल के प्राइस इतने ऊपर जा चुके हैं, इसलिए ट्रंप ने ये हमला टाला। सीज़ फायर के बारे में ट्रंप अब तक 3 पोस्ट कर चुके हैं। 2 पोस्ट खुद के हैं और एक पोस्ट में उन्होंने ईरान वाला स्टेटमेंट ही लगा दिया है। पहला पोस्ट आया 8 अप्रैल को सुबह के लगभग 4 बजे। इसमें लिखा था, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से बातचीत हुई है मेरी, और इसी बातचीत के आधार पर मैं ईरान पर बमबारी और हमलों को रोक रहा हूँ। ईरान भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के लिए राज़ी हो गया है। ये सीज़ फायर 2 हफ्तों तक चलेगा। हम पहले ही इस जंग में अपनी मिलिट्री गोल्स जो हैं वो अचीव कर चुके हैं। हमें ईरान का 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। हमारा मानना है कि ये 10 बिंदु का जो प्रस्ताव है वो बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति भी बना ली गई है। अगले 2 हफ्तों में हम इन्हें इम्प्लीमेंट करने की तैयारी करेंगे। हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के करीब हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात थी। अच्छा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अहम बातें बोली हैं। एक तो ईरान के 10 बिंदु वाले प्लान को एक्नॉलेज किया है, उसके आधार पर बातचीत करने की बात कही है। लेकिन जो दूसरी बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। इस लाइन से समझ में आता है कि ट्रंप इससे पहले ईरान के साथ हुई बातचीत का जिक्र कर रहे थे। पिछले 1 साल में 2 बार ईरान अमेरिका से बातचीत कर चुका है। जून 2025 में भी बात हुई थी और धोखा देकर हमला किया गया था, और अभी फरवरी 2026 में भी ऐसा ही किया गया। आखिरी बातचीत के बारे में कहा जाता है कि ईरान ने अमेरिका की लगभग सभी शर्तें कबूल कर ली थी। परमाणु बम न बनाने की बात तो वो बरसों से ही कहते आ रहे हैं, पर ओमान की मध्यस्थता में हुई बात में ये भी तय हुआ था कि जो बचा कुचा एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। शायद ट्रंप उसी बात का रेफरेंस यहाँ पे दे रहे थे। अच्छा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेकर अमेरिकियों और ईरानियों के बीच बैकडोर से भी और कुछ बातचीत चल रही है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि एएफपी को आज दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि यूरेनियम का पूरा ख्याल रखा जाएगा, नहीं तो मैं ये डील ही नहीं करता। दूसरे पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि हॉर्मुज़ खुल गया है, अब उस रास्ते का ख्याल अमेरिका खुद रखेगा, खूब पैसा बनाया जाएगा। ये मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज है। ट्रंप मिडिल ईस्ट बदलना चाहते हैं, एक नए स्वरूप में उसे देखना चाहते हैं। ये आज की बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी उनकी पॉलिसी है, जब पहली बार वो चुनकर आए थे। कई जानकार कहते हैं कि उनकी इस पॉलिसी के पीछे इसराइल का भी बड़ा हाथ है। इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने जेरूसलम को फ़िलिस्तीन की राजधानी घोषित की थी 2018 में। जब बशर अल असद की सत्ता गई, तब ट्रंप ने इसे भी अपनी न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बताया। अब ईरान के साथ जंग हुई है, इसे भी वो अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना सकते हैं, पर उन्हें अपनी बात पहुंचाने में इस बार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई डिसाइसिव विक्ट्री अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए हैं। एक खमेनी को मारकर दूसरे खमेनी को रिप्लेस किया गया है। अमेरिका और इसराइल रजीम चेंज में असफल रहे हैं, और यही बात नेतन्याहू को बार बार खाए जा रही है। इसलिए अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इस समझौते को डिरेल करना। 10 बिंदु का जो प्लान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईरानियों की बात को कम करवाया जाए। कौन कौन सी ईरानियों की मांग है? 10 पॉइंट के जो प्रस्ताव की बात हो रही है वो अब आपको बता देते हैं। नंबर 1, अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो इसकी प्रतिबद्धता दे। दूसरी बात यह है कि ईरानी सेना ही हॉर्मुज़ को नियंत्रित करेगी, यानी ईरान का इस सी रूट पर अपना प्रभाव रहेगा।
ईरानी अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो वहाँ से गुजरने वाले, हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से $2 मिलियन तक वसूलेगी। एक तरह के टोल के रूप में ये पैसा वसूला जाएगा। इससे युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इससे होने वाली जो आमदनी है वो आधी आधी बांटी जाएगी ओमान के साथ, तो ये बात कही जा रही है। तीसरा पॉइंट है, ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की स्वीकृति मिलेगी अमेरिका से। चौथा, ईरान का ये कहना है कि ईरान के खिलाफ जो प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के, वो ख़त्म की जाएं। पांचवा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ सभी प्रस्तावों का अंत हो। छठवा है, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ पारित सभी प्रस्तावों को भी खत्म किया जाए। सातवां, इस क्षेत्र के सभी ठिकानों से अमेरिकी सेना की वापसी हो, मतलब जितने भी खाड़ी देशों में मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के, वहाँ से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो। ये बात मुस्तफा खमेनी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। पहली जब उनकी स्पीच हुई थी उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी। आठवीं मांग है, युद्ध के दौरान ईरान को हुए नुकसान के लिए मुआवजा हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूला जाएगा, जैसा हमने इसका जिक्र अभी किया। पर क्या $2 मिलियन की जो रकम चुकाने की बात हो रही है उससे दुनिया के सभी देश चुकाने के लिए राज़ी होंगे? अगर ऐसा होता है तो तेल के दाम और भी बढ़ सकते हैं। नौवीं मांग जो है वो है कि विदेशों में जब्त की गई सभी ईरानी संपत्तियों को रिलीज़ किया जाए। 10वीं मांग है, इन सभी मांगों को, जितनी भी मांग है उन सभी को यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से समर्थन दिया जाए। ईरान की ये मांगें आधिकारिक रूप से कहीं भी सामने नहीं आई हैं। अल जज़ीरा की डिप्लोमेटिक एडिटर ने सूत्रों के हवाले से इन मांगों को छापा है। वहीं अमेरिका की 15 बिंदु की जो मांगे हैं, प्लान है, उससे भी आधिकारिक रूप से अभी तक छापा नहीं गया है। पर अरब मीडिया में लिखा जा रहा है कि इसमें प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करना, ईरान की प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करना, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे सीमित करना, यूरेनियम एनरिचमेंट को ख़त्म करना, और जो 700 किलोग्राम का यूरेनियम बचा हुआ है उसे अमेरिका के हवाले करने जैसी मांगें शामिल हैं। पर इन सब के अलावा अमेरिका ने ईरान से एक और मांग की है, वो ये कि आप इसराइल को मान्यता दे दीजिए। ये सभी मांगें अभी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि इस्लामिक रिजीम इसराइल को मान्यता दे ऐसा बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। तेहरान में लगने वाले दैट टू अमेरिका और दैट टू इसराइल के नारे क्या ख़त्म हो जाएंगे? ये सवाल भी अहम है, क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिजीम ने अपनी जो राजनीति है वो अमेरिका और इसराइल के विरुद्ध के इर्द गिर्द ही बनाई है। उसे समर्थन भी इसी वजह से मिलता है। क्या ईरान अमेरिका की सभी शर्तें मान लेगा, और क्या अमेरिका भी ईरान की मांगों को कबूलने के लिए राज़ी होगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। 10 अप्रैल को इसकी पहली झलकी इस्लामाबाद में देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट्स होंगे आपको राजदूत में मिलेंगे। देखते रहिए खबरगांव। ये एपिसोड मेरे साथी आनंद ने रिकॉर्ड किया था। मेरा नाम साजिद है। शुक्रिया।